ठीक है, बेंडिंग हो चुका था इस यूनिट का, शेयर स्ट्रेस भी हो चुका था। अब हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, टॉर्सन। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि टॉर्सन क्या होता है ना। देखो लिखा हुआ डेफिनेशन कि ए शाफ्ट is to be in torsion when equal and opposite torque are applied at the two ends of the shaft. The torque is equal to the product of force applied and radius of the shaft. ठीक है, आगे लिखा हुआ है ड्यू टू application of the torque at the two ends, the shaft is subjected to a twisting movement. This causes the shear stress and shear strain in the material of the shaft. अब ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि कोई सर्कुलर शाफ्ट लिया हमने, ठीक है, शाफ्ट ले रहे हैं, सर्कुलर लेंगे और कह रहे हैं मान लो ये पेन है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इसका एक एंड जो कि मेरे इस हाथ में है वो फिक्स है, ठीक। और हम कह रहे हैं कि इसके इस एंड पे हम टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। टॉर्क लगाएंगे कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे ऊपर डिपेंड। तो अगर हम क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे हैं इस पे, तो ये क्या करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा ये लेफ्ट एंड क्या है, वो फिक्स है, ये इसको उसी पोजीशन में हमारा क्या किया है, वो पकड़ा हुआ है, ठीक है, होल्ड किए हुए। तो जब ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और इधर वाला हमारा फिक्स उसी पोजीशन में, तो ये क्या करेगा, टॉर्क इसको शियर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब शियर करने की कोशिश करेगा तो वहां पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन जो है आएंगे। करना ये है कि होता क्या है, देखो अब इसी की हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है। अब जब ये इसे घुमाने की कोशिश करेगा तो क्या चेंजेस होंगे, जैसे बेंडिंग में हम चेंज कर देख रहे थे कि बेंडिंग में लोड लग रहा है या बेंड कर रहा है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे हम बीम पे, ठीक है। अब टॉर्क की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, जब टॉर्क इस पे अप्लाई किया जा रहा है तो क्या इफेक्ट आ रहा है, तो होगा ये कि अगर हम इसको इस तरह से देखें और हम कहे थे कि सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, तो पेन का ये जो एरिया होगा इधर से, ठीक है, फ्रंट व्यू जो आपको इधर से दिख रहा होगा, तो वो क्या होगा, एक सर्किल होगा, ठीक है। और सर्किल क्या होगा कि जो भी पोजीशन पहले होल्ड किया रहेगा, अगर वो थोड़ा सा घूमेगा तो वो पहली वाली पुरानी वाली पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। अब कैसे चेंज होगी, क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, देखेंगे कि क्या इफेक्ट हमारा आएगा, ठीक है। तो टॉर्सन, कोई भी सॉफ्ट टॉर्सन में तब हम कहेंगे जब उस पर इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लग जाए, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क जब हम उस पर अप्लाई कर देंगे टू एंड पे, ठीक है, तो हमारा वो क्या होगा, टॉर्सन में होगा, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मतलब टेंजेंशियली अप्लाइड एट द एंड ऑफ शाफ्ट, जैसे हम एंड पे अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ शाफ्ट, यानी कि अगर कहें तो हम कहें एफ इंटू आर, टी इक्वल टू एफ इंटू आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि फोर्स जो है वो टेंजेंशियली अप्लाइड है शाफ्ट पे। अब देखिए, ये तो सिंपल टॉर्क था कि क्या होता है। अगर हम टॉर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम देख रहे थे शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन हमारा था, उसमें इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो भी चेंज होगा पोजीशन टू पोजीशन पे, ठीक। तो वो कैसे वेरी कर रहा है, इसका भी एक इक्वेशन देखेंगे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर टॉर्क इक्वेशन जो है हमें डिराइव करना है तो उसमें कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, या थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्सन में कौन कौन से एजम्पशंस हम लेते हैं। तो पहला है एजम्पशन हमारा कि द मटेरियल ऑफ शाफ्ट,
ठीक है। द मटेरियल ऑफ सॉफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है सॉफ्ट का वो हर जगह पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल की वो हर जगह पे सेम। अब हम कह रहे हैं कि द ट्विस्ट अलोंग द सॉफ्ट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, जब हम इस पर टॉर्क लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, एक पोजीशन हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और एक तरफ से हम टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब ट्विस्टिंग होती है तो टॉर्सन वहां पे होता है। तो क्या कर रहा है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे सॉफ्ट में हमारा जो है वो ट्विस्टिंग जो है वो यूनिफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो है तीसरा हमारा एजम्पशन क्या है कि द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट। ठीक है, हमने तीसरा एजम्पशन लिया हुआ है इस एनालिसिस में कि जो शाफ्ट है वो पूरा का पूरा सर्कुलर है, थ्रू आउट सर्कुलर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा था। और चौथा है हमारा कि कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच आर प्लेन बिफोर ट्विस्ट remain plain after twist। ठीक है, हम कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट, जो क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, शाफ्ट का, यानी कि कट कर दिया गया, तो वो क्या हो रहा है, उसका जो प्लेन है वो ट्विस्टिंग के पहले भी प्लेन था और ट्विस्ट के बाद भी हमारा प्लेन ही रहेगा। अब कैसे कैसे क्या कैसे यूज करेंगे हम इसका आगे देखेंगे। अब हम कह रहे हैं सिंपल, हमने क्या क्या अभी तक देख लिया है, हमने देखा टॉर्सन। ठीक है, टॉर्सन क्या कह रहे थे कि इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, एक फिक्स कर दिए, एक यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस फिक्स वाले पे भी जनरेट होगा। और क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे टॉर्सन डेवलप कर रहा है। अब क्या हो रहा है, हम फिर इसका देख रहे थे क्या कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क एट द टू एंड द सॉफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, टॉर्क क्या कर रहे थे, सॉफ्ट हमारा क्या सब्जेक्ट कर रहा था, ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, दिस कॉज द शियर स्ट्रेसेज एंड शियर स्ट्रेन इन द मटेरियल ऑफ द सॉफ्ट। वो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन जो है इंड्यूस हो रहे थे हमारे सॉफ्ट के मटेरियल में। ठीक है, हमने एजम्पशन देखे चारों। हमें देखना है अब डेरिवेशन, हमें टॉर्सन इक्वेशन को सॉल्व निकालना है बल्कि। ठीक है, तो टॉर्सन इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए। देखिए, देखिए यहाँ पे टॉर्सन इक्वेशन की बात करते हैं, है ना। टॉर्सन इक्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आते हैं हम सबसे पहले अपने इस सेक्शन पे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने थ्योरी पहले ही लिख दी है, क्या कहा है कि लेटस कंसीडर, लेटस हम क्या कह रहे हैं कि लेटस कंसीडर ए सॉफ्ट फिक्स एट वन एंड ए एंड फ्री एट वन एंड या अनदर एंड एट बी बी। ठीक है, एट बी बी एज सोन इन फिगर। हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा ये सेक्शन था, ठीक है, कौन सा सेक्शन, ये एक शाफ्ट हमने लिया और हमने एज्यूम किया हुआ कि वो सर्कुलर है थ्रू आउट। ठीक है, अब सर्कुलर शाफ्ट ले लिया तो हमने साइड व्यू दिखाया है। ठीक है, अब उसको क्या किया, एक फिक्स पोजीशन ए पे फिक्स किया हुआ है। ठीक, जब फिक्स पोजीशन ए पे हमने फिक्स किया हुआ है इसको, तो क्या हो रहा है, देखिए ये ए पोजीशन हमारी फिक्स है और बी भी हमारा
3। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि कोई एक अनदर लाइन जो है सी डी, ठीक है, हम कह रहे हैं लेट सी डी इज एनी लाइन on the outer surface of the shaft. Now let the shaft is subjected to a torque P at the end BB will rotate clockwise and every cross section of the shaft will be subjected to shear stress. तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए हमने अभी बताया था आपको कि अगर ये हमारा सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, अगर ये हमारा सर्कुलर शाफ्ट है तो हम कह रहे हैं अगर ये पोजीशन जो हमारे हाथ में है, ठीक है, ये अगर हम कह रहे हैं ए है और ये फ्री एंड हमारा बी बी, ठीक है, तो हम कह रहे हैं एक लाइन सी डी हम ले रहे हैं, वो सी डी कहाँ पे है, वो सी डी इसके सरफेस पे है, ठीक है, इसके आउटर सरफेस पे है। ठीक, तो इसी तरह हमने क्या कर लिया, ये सी डी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आउटर सरफेस पे, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन का साइड व्यू आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम 3D इमेज यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। अब देखिए जब CD आपको मिल गया इसके क्या है आउटर सरफेस पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है, हम क्या कहें देखिए यहाँ पे, और टॉर्क P at end BB will rotate clockwise every section of the shaft। हम क्या कर रहे हैं देखिए, हमने BB पे टॉर्क T लगाया है, नीचे वाले डायग्राम में देखिए हमने BB पे टॉर्क T लगा दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। अब जब टॉर्क T यहाँ पे लगाएंगे तो ये पूरे की पूरी पोजीशन क्या करेगा, पूरे के पूरे शाफ्ट को ये ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है पूरे को पूरे को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पूरे को ट्विस्ट कर रहा है तो हमने कहा कि वो पूरे क्रॉस सेक्शन को क्या कर रहा है, रोटेट क्लॉकवाइज एंड एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी सब्जेक्टेड टू ए शियर स्ट्रेस। द पॉइंट D will shift to D dash and hence line CD will be deflected to CD dash as shown in figure A. The line OD will be shifted to OD dash as shown in figure B. अब फिगर A एंड B में देख लो, यहाँ पे यहीं पे बता दे रहा हूँ, फिगर A एंड B में ये नीचे वाला B है, मैं नॉमेनक्लेचर करना छूट गया मुझसे, ठीक है, ए बी ये दोनों को ही एक साथ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो जब हमने टी इसी वाले पहले वाले पे ही टी जब हमने लगा दिया था, ठीक है, ये वाला सर्किल दिख रहा है आपको, ये सर्किल जो है ये क्रॉस सेक्शन व्यू दिख रहा है, जैसे कि अगर ये सर्कुलर था तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू ये वाला दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा था, जब हमने टी लगाया है तो क्या चेंजेज हो रहे हैं, ये इसको अगर हम एक कहें कि एक लाइन इस पे ऐसे है सीधी और इसको घुमा रहा है, तो क्या करेगा कि ये जब ये घूम रहा है ट्विस्ट कर रहा है तो ये लाइन भी उसके साथ ट्विस्ट करेगी, ठीक है। तो जो पहले पोजीशन हमारी C और D थी, अब वो पोजीशन हमारी हो जा रही C और D डैश, ठीक है, CD चेंज होके क्या हो जा रहा है CD डैश, और इनके बीच का एंगल कितना है, वो है हमारा 5, ठीक है। इसी तरह जब क्रॉस सेक्शन में हम देख रहे थे तो जो ये D था ना पहले, वो D यहाँ पे था, ये D यहाँ पे था, ठीक है, ये D था हमारा, ठीक, और ये बीच में सेंटर O था, ठीक है, ठीक। अब कंफ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए कि C कहाँ गया, C ठीक D के पीछे है, ठीक D के पीछे क्या है, C है हमारा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जब ट्विस्टिंग हुई तो ये D जो है D डैश के पोजीशन में पहुंच गया, ठीक है, और इनके बीच में हमारा क्या एंगल है, थीटा, ठीक, ये हमारा थीटा एंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है। T लगने के बाद क्या क्या इफेक्ट आया हमारा सॉफ्ट में, हमने देख लिया कि D हमारा जो यहाँ पे था वो D डैश की पोजीशन में चला गया है, और फिर जो आउटर सरफेस पे हमारा जो चेंज हो रहा था
उनके बीच में एंगल हमारा कितना बनना था, फाई। और जो ये क्रॉस सेक्शन व्यू हम देख रहे हैं सर्किल के रूप में, उसमें जो डी से डी डैश की पोजीशन में पहुंचा है वो हमारा क्या हो रहा है, थीटा। ठीक, अब जब ये थीटा हो जा रहा है तो देखिए क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि लेट, हम कह रहे हैं कि लेट कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। कैपिटल एल इक्वल टू लेंथ ऑफ शाफ्ट। देखिए लेंथ क्या है, लेंथ ये है, लेंथ वाली डिस्टेंस जो है वो ये है, ठीक है, ये एल है हमारा। उसके बाद हम कह रहे हैं क्या कि कैपिटल आर हो गया हमारा, कैपिटल एल हो गया हमारा, ठीक। कैपिटल टी, कैपिटल टी इक्वल टू हम कह रहे हैं क्या कि टॉर्क अप्लाइड एट एंड बी डी, ठीक है। ये कैपिटल टी इक्वल टू हम कह लिए कि टॉर्क अप्लाइड एट एंड बी डी। टाउ इक्वल टू हमें पहले से पता है कि टाउ हमारा सिंबल शियर स्ट्रेस के लिए यूज होता है। तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस एट द सरफेस ऑफ द शाफ्ट ड्यू टू टॉर्क टी, ठीक है। अब सी, देखो सी पहली यूनिट में पढ़ाया था अगर याद हो तो, सी इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। सी इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। तो यहाँ पे हमने कहा C इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट। फाई इक्वल टू मैंने बताया है कि एंगल DCD डैश आल्सो इक्वल टू शियर स्ट्रेन एंड थीटा इक्वल टू एंगल DOD डैश एंड इज आल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि कितने एंगल से ये ट्विस्ट हुआ अगर इस पे हम निकालना। और ये जो फाई हमारा था वो हमारा कहला रहा था क्या, शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारा इसके जो सिंबल्स यूज होंगे इस इक्वेशन को डिराइव करने में ये, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि नाउ डिस्टॉर्शन एट द आउटर सरफेस ड्यू टू टॉर्क T, ठीक है। डिस्टॉर्शन एट द आउटर सरफेस ड्यू टू टॉर्क T। देखो डिस्टॉर्शन मतलब क्या, यहाँ पे चेंज इफेक्ट आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है। तो हमारा क्या हो रहा था, डी से डी डैश हो जा रहा था, यही हो रहा था ना। क्या हो रहा था कि डी से ये पोजीशन चेंज करके डी डैश चला जा रहा था, ठीक। सीयर में जा रहा था, सीयर में जा रहा था आउटर सरफेस पे, सीयर स्ट्रेन जो हमको डेवलप करेगा यहाँ। ये हमारा यल था, ये जो था हमारा वो यल था, ये हमें पहले से पता है कि लेंथ हमारी यल है, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम कहें ये डिस्टॉर्शन डी से डी डैश है और हम कह रहे हैं कि डिस्टॉर्शन पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो पर यूनिट का मतलब क्या होता है कि लेंथ से हम डिवाइड करते हैं उसमें, है ना। देखो यहाँ पे हमने डी डी डैश अपना लिख लिया, ठीक। हमने क्या किया कि डिस्टॉर्शन जो है हमारा डी डी डैश अपना यहाँ पे लिख लिया कि डी डी डैश हमारा जो था चेंज आ रहा था। अब शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस क्या होगा, शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस इज इक्वल टू डिस्टॉर्शन पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक। शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस इक्वल टू डिस्टॉर्शन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जो वहां पे एक फार्मूला हम पढ़ते थे ना, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, वही वाला है ये, ठीक है। बस शियर के टर्म में है। तो शियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, डिस्टॉर्शन अपॉन पर यूनिट लेंथ, जो पर यूनिट लेंथ मतलब है अपॉन यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टॉर्शन एट द आउटर सरफेस अपॉन लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। जब इसको इस तरह से हमने लिख लिया तो अब हमारा क्या हो रहा है, देखिए डिस्टॉर्शन एट द आउटर सरफेस, अभी अभी हमने क्या निकाला था,
डिस्टॉर्शन एट द आउटर सरफेस हमने निकाला था डी डी डैश, ठीक है। और लेंथ ऑफ द शाफ्ट हम क्या निकाले हैं, पहले से हमारा गिवन है यल, कैपिटल यल, ठीक है। तो ये डी डी डैश अपॉन यल हो जाएगा, ठीक है। तो डी डी डैश अपॉन, अब यल की वैल्यू क्या है देखिए, यहां से देखिए डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए, ये डी डी डैश था हमारा, ठीक है ना। ये जो था हमारा डी डी डैश था, और ये जो है हमारा वो यल था, ठीक है। ये हमारा क्या है, यल है, ठीक। तो डी डी डैश अपॉन यल, अच्छा डी डी डैश अपॉन यल इस ट्रायंगल से क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही है ना, या हिंदी में कहें लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ से अगर ये एंगल फाई है हमारा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा कि टेन फाई इक्वल टू डी डी डैश अपॉन यल, ये निकला राइट। टेन फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो डी डी डैश अपॉन यल, ठीक। ये हमारे निकल गया 10 फाई। अब आते हैं हम अपने पुराने पोजीशन पे जहां पे हम लोग थे। अगर ध्यान से देखोगे तो डी 10 फाई इक्वल टू डी डी डैश अपॉन यल हमने निकाला है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा डी डी डैश अपॉन यल आ रहा था, ठीक है, जो कि यल हमारा सी डी था, सी और डी, ठीक है। सी डी के बीच में डिस्टेंस हमारी यल थी, तो हम इसको लिख सकते हैं डी डी डैश अपॉन सी डी इक्वल टू 10 फाई, ठीक है। कहां से 10 फाई लिख दिया हमने, उस ट्रायंगल से लिख दिया जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ, ठीक है। वहां से लाए हैं और ये पुट किए हैं। अब क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर फाई फाई जो है बहुत ही स्मॉल एंगल है, ठीक है। इफ फाई इज वेरी स्मॉल देन 10 फाई इज सिमिलर टू 5, ठीक है। यह कह सकते हैं 10 फाई इक्वल टू 5, ठीक है। अगर बहुत छोटा है तो क्या हो गया, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया आपका कि फाई इक्वल टू डी डी डैश अपॉन यल। शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस जो हम निकाल रहे थे, ये जो फार्मूला हमारा चल रहा था यहाँ पर, शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस जो हम निकाल रहे थे यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा क्या आ गया, फाई इक्वल टू डी डी डैश अपॉन यल। ये हमारा कहलाया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। शियर स्ट्रेन अब हमने निकाल लिया यहाँ। अब इसके बाद हम कहा चल रहे हैं, हम कर रहे हैं फ्रॉम बी। बी मतलब ए हमने कह लिया है, किसको दिखा देता हूं मैं, आई हमने ए कह लिया है इसको, और हम बी कह रहे हैं किसको, इन वाले डायग्राम, इसको कह लो बी, ठीक है। फिगर नंबर बी क्या हो रहा है, फिगर नंबर बी देखिए क्या हो रहा है। आर्क आर्क डी डी डैश इक्वल टू क्या कहेंगे, रेडियस इनटू एंगल, यही होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। आर्क डी डी डैश इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, यही होता है फार्मूला। देखो आर्क डी डी डैश इक्वल टू ओडी मल्टीप्लाइड बाई थीटा। क्यों किया गया है ओडी मल्टीप्लाइड बाई थीटा, हमें डी डी डैश की वैल्यू चाहिए, ये डी डी डैश है ना, जो आर्क है हमारा, आर्क इक्वल टू चाप इक्वल टू होता है त्रिज्या इंटू फोर, क्या कहते हैं, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। रेडियस क्या है यहाँ पे ओडी, ठीक है, ओडी मल्टीप्लाइड बाई थीटा इक्वल टू डी डी डैश। यहां जब हम नीचे आए, यहाँ पर हम इक्वेशन अपना लगा रहे हैं,
तो हमने लिखा आर्क डी डी डैश इक्वल टू ओ डी मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ओडी हमारा रेडियस था, तो रेडियस की जगह पे हमारा आर आ गया, थीटा ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है एंगल, ठीक है। तो ओडी इक्वल टू आर, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ शाफ्ट, पहले ही हमने लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आर्क डी डी है यहाँ पे, देखो सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी डैश इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हमने डी डी डैश की वैल्यू जो निकाली है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या अभी ऊपर निकाला फाई इक्वल टू डी डी डैश अपॉन एल। डी डी डैश की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो फाई इक्वल टू डी डी डैश अपॉन एल था, तो डी डी की डैश की जगह पे हमारी ये वैल्यू आर थीटा जो है वो पुट हुई, तो यहाँ पे क्या आ गया आर थीटा बाई एल। इसको हमने क्या कहा इक्वेशन नंबर 2, यानी कि अब शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस क्या आ गया फाई इक्वल टू आर थीटा बाई एल, ठीक है। अब इसके बाद हम कहा चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नाउ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज गिवन एज, क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला, होता था कि इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे भी यही होगा, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड अपॉन शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस एट आउटर सरफेस अपॉन शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस। आउटर सरफेस की हम बात करने लगे, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का अभी भी रेशियो चल रहा है, लेकिन कहाँ पे आउटर सरफेस। तो हमने कहा शियर स्ट्रेस एट आउटर सरफेस हमने टाउ माना हुआ था, तो टाउ हमने लिख लिया, और शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस अभी अभी देखिए ये फाई आया है इक्वेशन नंबर 2, है ना, वो शियर स्ट्रेन ही तो आ रहा है। तो ये शियर स्ट्रेन की वैल्यू जो है हम, ठीक है, वो यहाँ से उठा करके अपना यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जब पुट करेंगे जब ये वैल्यू, तो यहाँ पे आर थीटा बाई एल हो जाएगा, यानी कि C इक्वल टू आ गया हमारा, यहाँ पे C इक्वल टू हमारा आ गया टाउ अपॉन आर थीटा बाई एल, ठीक है। ये आ गया हमारा C इक्वल टू, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या करना है हमें कि इक्वल के इधर उधर करना है, ठीक है। ये एल ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा टाउ इंटू एल अपॉन आर थीटा, ठीक है। यहाँ पे C है हमारा, ठीक है, यहाँ पे C है हमारा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इस थीटा को ले जा रहे हैं हम इस C की तरफ, तो थीटा को C की तरफ ले गए तो C थीटा हो गया, और एल को C थीटा अपॉन एल हो जाएगा, तो C थीटा अपॉन एल इक्वल टू टाउ अपॉन आर। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1 ए, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर ए, ये पहली रिलेशनशिप आई है हमारी, इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी थीटा एल टाउ और आर के बीच में, ठीक है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या है, जब इसके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन ए आ गया हमारा, ठीक है। अब यहीं से हम लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू आर को भी इधर ले जाओ, आर को भी इधर ले जाओ, तो आर इंटू सी इंटू थीटा अपॉन एल, ठीक। अब देखो यहाँ पे, नाउ फॉर ए गिवन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ए गिवन टॉर्क टी, द वैल्यूज ऑफ सी थीटा एंड एल आर कांस्टेंट। किसी भी गिवन शाफ्ट के लिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगी, एंगल थीटा होगा और एल होगा, ये तीनों ही कांस्टेंट वैल्यू होंगी, ठीक है। अगर ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू हो रही हैं, ठीक है, यानी कि वेरी कैसे कर रहा है ये, ठीक है, कैसे वेरी कर रहा है, शियर स्ट्रेस वो रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है हेंस शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर। तो ये हो जाएगा टाउ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और टाउ अपॉन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हम आगे कह रहे हैं जो इफ क्यू, क्यू हम किसके लिए
यूज कर रहे थे? क्यू हम यूज कर रहे थे शियर स्ट्रेस के लिए, याद है? चलो देख लेते हैं। If Q is the shear stress induced at a radius small r from the center of the shaft, ठीक है, then कहा है कि if Q is shear stress induced at the radius r from the center of the shaft, then क्या होगा? टाउ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। शियर स्ट्रेस अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल क्यू इंड्यूस हो रहा है रेडियस आर पे, ठीक है, तो वहां से हमारा क्या आ रहा है रेशियो? स्मॉल टाउ अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन आर। ये हमारा इक्वेशन नंबर बी हो गया, ठीक है। ये भी शियर स्ट्रेस था हमारा, ठीक है, कहाँ पे? आउटर सरफेस पे, ठीक है। और ये स्मॉल क्यू कहाँ पे है? कहाँ पे है? हाँ, रेडियस स्मॉल आर पे है, ठीक है। और ये कैपिटल आर रेडियस पे था, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट आ रहा था, ठीक। अब हम कह सकते हैं कि बट टाउ अपान आर इक्वल टू सी थीटा अपान यल होता है। इक्वेशन नंबर ए में तो हमने यही निकाला था, और यहाँ इक्वेशन बी में हम निकाल रहे हैं टाउ अपान आर इक्वल टू क्यू अपान आर, ठीक है। अगर दोनों ही के लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? टाउ अपान आर इक्वल टू सी थीटा अपान यल इक्वल टू क्यू अपान आर, ठीक है। यही इक्वेशन जो आ रही है हमारी, वो हमारी कहलाती है टॉर्सन इक्वेशन, ठीक है। यही जो हमारा इक्वेशन आ रहा है, ये हमारा कहलाता है टॉर्सन इक्वेशन। अब टॉर्सन इक्वेशन की ही हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसमें से अगर कोई भी एक वेरिएबल गिवन ना हो हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, या हम कहीं रियल लाइफ में प्रैक्टिस में अगर इसका कहीं पे यूज कर रहे हैं और हम देखते हैं कि इनमें से कोई वेरिएबल मिसिंग है वहां पे, तो और बाकी वेरिएबल गिवन है किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि टॉर्सन इक्वेशन का यूज करके बाकी के वेरिएबल हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉर्सन इक्वेशन का डेरिवेशन था पूरा। और बेंडिंग इक्वेशन और टॉर्सन इक्वेशन, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन जरूर प्रूव करने के लिए आएगी एग्जाम में, ठीक है। तो टॉर्सन इक्वेशन ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ, ठीक है। बहुत ही आसान था टॉर्सन इक्वेशन, जैसे बेंडिंग इक्वेशन हमारा बहुत ही आसान था, ठीक है। एक पोर्शन जब मैं अगला लेक्चर कर लूंगा, ठीक है।